हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वो साइकिल के फॉर्म में होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं, ना कि हमारे पास वो ओपन स्ट्रक्चर उनका नहीं होता, रिंग के फॉर्म में होता है। तो वो एक्वस सॉल्यूशन में वो रिंग के फॉर्म में कैसे आता है, हम इस चीज़ को आज बहुत ही तसल्ली से और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइक्लाइजेशन, अब साइक्लाइजेशन ऑफ व्हाट, साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। साइक्लाइजेशन हम किस चीज़ की करने जा रहे हैं आज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। दोनों हेक्सोजेज हैं, मोनोसेक्राइड में 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो उसकी साइक्लाइजेशन हम करने जा रहे हैं। तो साइक्लाइजेशन समझने से पहले हमें थोड़ी केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, और केमिस्ट्री किन चीज़ों की, हमें केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी अल्कोहल की और एल्डिहाइड्स की या फिर कीटोन्स की। हमें 2 चीज़ों की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, अल्कोहल की और एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तब देखिए हमने बायो जो केमिस्ट्री है उसमें पढ़ा था कि जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास अल्कोहल है ROH, कोई भी अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, पहले हम एल्डिहाइड के साथ कर लेते हैं। अब एल्डिहाइड कौन सा वाला, RC⋯OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक अल्कोहल है, एक हमारे पास कोई एल्डिहाइड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो अब होगा क्या कि जो हमारे पास एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन है उसमें ये जो ऑक्सीजन क्या है वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन कम है, तो ये जो बॉन्ड है वो अल्कोहल की मौजूदगी में यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो O और H का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये H जो हमारे पास है वो O के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। समझ आ गए, ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया। ये जो ROH अल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटॉन है H, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के ऊपर। जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कुछ इस टाइप का, ये R, ये C, अब ये एक बॉन्ड टूट गया था तो एक ही रह गया, और उसके साथ क्या आ गया था, अल्कोहल का H आ गया था। इसके अलावा फिर ये इसका H, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना कोई हेमी एसीटाल, ये क्या बना हमारे पास। अब रिएक्शन याद आया, इन चीज़ों को हमने समझना है। देखो अल्कोहलिक का जो H है, अल्कोहल का वो H कार्बोनाइल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और इसी तरह हमारे पास क्या बन जाए, हेमी एसीटाल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ROH की, किसके साथ, ROH के हम रिएक्ट करवाते हैं, ROH का रिएक्ट किसके साथ करवाते हैं, किसी कीटोन के साथ, RC⋯OR', ये कोई कीटोन है। तो ROH अब सेम वही फिनोमिना होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, और ये H यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो पीछे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पीछे स्ट्रक्चर को देखो कैसे बनता है हमारे पास, ये R है, सही है, C, ये ऑक्सीजन ये रह गया था, और ये हमारे पास जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो गया इसके साथ, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया OH के साथ, नीचे एक ये R' रह गया, और ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक हेमी कीटाल, ये क्या हो गया हमारे पास, एक हेमी कीटाल। अब बेसिकली केमिस्ट्री में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हेमी एसीटाल या हेमी कीटाल को अगर इनके मुकाबले में हम बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो इस वजह से रिवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, इनके रिवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में जब ये साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ करते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब वो कैसे, हमारे पास हमें समझ आ गई है कि हमारे पास हेमी एसीटाल और हेमी कीटाल कैसे बनता है। ये इसका बेसिक फिनोमिना है कि साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वो कैसे हो सकती है। हमने ये फिनोमिना समझ लिया। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये काम
कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ों को समझो कि अल्कोहल का जो H है वो कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बाकी जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से ये चीज़ कंप्लीट होगी। तो हमें तो ये पता चल गया कि हेमीएसिटल और हेमीकीटाल कैसे बनते हैं। इसके अलावा अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि हमने हेमीएसिटल हेमीकीटाल को तो समझ लिया। अब हम जो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बिलफर्स ग्लूकोज का कंसीडर करते हैं। किसका कंसीडर करते हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर हम कंसीडर करें तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर क्या है? 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6। अब ग्लूकोज है तो एल्डो ग्रुप है, एल्डो ग्रुप है तो इसके यहाँ पे पहले कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, एल्डो ग्रुप होगा, फिर उसके बाद ये OH, ये H, ये OH, ये OH और ये CH2OH पूरा लिख दिया। ये भी H, ये भी H, ये OH और ये H। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो कार्बन नंबर 3 पे H जो है ना वो इस साइड पे कैसे आ सकता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास एक डी ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास? डी ग्लूकोज। अब हमने पिछले बात क्या की थी कि जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें कितने सारे अल्कोहल हैं। तो इसमें जो हमारे पास स्टेबल फॉर्म बनता है वो जब ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के साथ के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? मतलब ये वाला कार्बन इस वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा। अब काम हो ये, इसको हम अल्कोहल कंसीडर करें और ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये क्या है? इसको अल्कोहल कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमारे पास क्या कंसीडर कर लेते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अब ये होगा अल्कोहल का H जो है वो कहाँ जाता था? हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जाता था कार्बोनाइल के। मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जो OH है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। समझ आ गई? अब जब ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। देखो चीज़ हमने समझ ली, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बिलफर्ज ये वाला ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 5 वाला, उसने कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लिया। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड। और दूसरी साइड से कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 5। अब इस कार्बन नंबर 1 जो है उस पर ये H शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन के पास, तो बिलफर्ज वो ये O था और इसके साथ ये H शिफ्ट हो गया था और दूसरी साइड पे H ये ऐसे आ गया। अब ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, अब कार्बन नंबर 1 आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 के साथ। इसी तरह कार्बन नंबर 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 5। इसके ऊपर तो आ गया हमारे पास CH2OH, छठा कार्बन यहाँ आ गया। अब ये आगे से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5 के साथ। अब ये 1 2 उसके बाद ये वाला 3, ये सारे कार्बन पूरे हो गए। कैसे? ये देखो, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये तो आ गए हम कार्बन। अभी देखो इसमें OH और H सर है उसको लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? ये जो इसके अंदर की तरफ आ रहा है, हमने तीर लगाया, इसके जो अंदर की तरफ आ रहा है वो वाले ग्रुप हमने बाहर रखने हैं और जो बाहर हैं वो अंदर प्लेन के अंदर जाएंगे। तो अब ये कार्बन नंबर 1 वाला तो पूरा हो गया। अब कार्बन नंबर 2 की बात करें तो OH अंदर है तो इसका OH बाहर आ जाएगा और H अंदर चला जाएगा। इसी तरह इसका H अंदर है तो H बाहर आ जाएगा, OH अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन नंबर 4 है, OH अंदर है, बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। क्या? H। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर 5 है, एक साइड पे उसका CH2 है तो एक साइड पे उसका H आ गया। समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या बन गया? साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब अगर ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसको रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। ये साइक्लिक ग्लूकोज, साइक्लिक क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किससे मिलता है? इस चीज़ से मिलता है। ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास होता है पैरान। पैरान क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग।
6 मेंबर्ड रिंग, उसको क्या कहते हैं, पैरान। तो यहाँ पर भी ये 6 मेंबर्ड ही है, तो इस वाले ग्लूकोज का दूसरा जो नाम है, जो एक्चुअली नाम है, वो है ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज, इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम जब भी आएगा तो इट्स मीन कि ये रिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर एक बात और नोट करें तो जो कार्बन नंबर 6 है, क्या है, कार्बन नंबर 6। अब ये बात याद रखो, जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो रिंग के अंदर उसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये जो कार्बन होगा, कार्बन नंबर 1 या जो भी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन होगा, उसको कहेंगे हम एनोमेरिक कार्बन। कौन सा वाला कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन को ही हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। तो इस अगर ये CH2 और ये OH एक दूसरे के ऑपोजिट हों, जो एनोमेरिक कार्बन पे OH है और जो कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 6 अटैच है वो CH2 और OH, वो प्लेन में एक दूसरे के ऑपोजिट हों, मतलब ये OH नीचे है, यहाँ पे CH2 ऊपर है, तो जब ये वाले ऑपोजिट होंगे तो इस वाले ग्लूकोज को हम कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरानोज। अल्फ़ा क्या कहेंगे, डी ग्लूकोपायरानोज। समझ आ गई। जब हमारे पास ये OH और ये CH2 एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो हमारे पास वो क्या होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। और अगर यही हमारे पास कार्बन है, यही हमारे पास क्या है, कार्बन, इस कार्बन को हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। ये ग्लूकोज जो है हमारे पास सारे का सारा, इसको ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 CH2 OH आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये, अब वहाँ पे OH अगर ऊपर आ गया, OH हमारे पास क्या हो गया, ऊपर आ गया, और नीचे H आ गया, बाकी वैसे ही है, OH H H OH OH और ये H और ये H। अब ये भी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लूकोज इसमें क्या है, जो हमारे पास CH2 OH है और ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन पे OH है, वो दोनों सेम साइड पे हैं, तो इस वाले को हम कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे हम, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, ये समझ आ गई। जब OH नीचे CH2O ऊपर हो, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हूँ, तो उसको कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज या अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज कब होगा, जब हमारे पास OH और CH2OH है वो सेम साइड पे होंगे, तो वो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे ये दूसरे एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। एक में OH ऊपर एक नीचे है, तो इसमें 3D स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन कौन से वाले स्टीरियो आइसोमर्स, अब इनको कहेंगे हम एनोमर्स। इन वाले स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, एनोमर्स। अब एनोमर्स, ये जो अल्फ़ा और बीटा है, ये दूसरे एक दोनों की क्या है, एनोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी एनोमर्स की, यहाँ से स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि डिफ़र करें, डिफ़र एट एनोमेरिक कार्बन, एट व्हाट, एनोमेरिक कार्बन। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि डिफ़र करें एट एनोमेरिक कार्बन, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनोमर्स। उसको क्या कहेंगे हम, एनोमर्स। तो अगर एनोमर्स की डेफिनेशन वो भी पता चल गया, अगर उसको कोई एग्जांपल पूछे तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज वो एक दूसरे की क्या है, एनोमर्स हैं। और एनोमर्स है, अब अल्फ़ा क्या होगा, जब हमारे पास CH2OH और ये जो एनोमेरिक कार्बन का OH है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, OH नीचे हो और CH2OH ऊपर हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा। और अगर CH2OH और OH जो है वो सेम साइड पर हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब एट इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो हमारे पास तकरीबन 34% अल्फ़ा डी होता है, अल्फ़ा डी ग्लूको होता है। कितना होता है, अल्फ़ा डी ग्लूको 34%, और तकरीबन 64% जो है वो हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूको। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 34% एक्वस सॉल्यूशन में अल्फ़ा डी होता है और 64% जो है वो बीटा डी होता है।
अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम चेंज होता रहे तो कभी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ज़्यादा होंगे, कभी बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा होंगे, ये एक दूसरे की फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ व्हाट, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेक्राइड हो इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन। सही हो गया। जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज हैं या फ्रुक्टोज होंगे, वो जब एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होती है उनकी ड्यू टू इक्विलिब्रियम चेंजिंग, तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन। इसको क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन। तो हमें एनोमर्स का भी पता चल गया, हमें म्यूटा रोटेशन का भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया पायराइन रिंग कौन सा होता है। ऐसा रिंग जो 6 मेंबर्ड रिंग हो उसको पायराइन रिंग कहते हैं। और ये 34 हमारे पास इक्विलिब्रियम के परसेंटेज जो इनकी होती है वो हमारे पास 34% अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और 64% तो हमारे पास होता है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो ये तो हमने ग्लूकोज के बारे में समझ लिया। अब हम देखेंगे फ्रुक्टोज के बारे में।